नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। जसपुर में विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा हुई है, जिन लोगों ने आपदा में अपनों को खोया है सरकार उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। साथ ही प्रीतम सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री आए थे, हवाई दौरा करके चले गए, लेकिन प्रदेश के लिए कोई पैकेज की घोषणा नहीं की। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रदेश की मदद करनी चाहिए। असमय भारी बरसात हुई, कई जगह बादल फटे और उसकी वजह से व्यापक स्तर पर जनधन की क्षति हुई है। और मैं राज्य सरकार से भी कहना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है कम से कम उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए, ताकि वो परिवार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम समझते थे कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस दैवीय आपदा में राज्य सरकार को कोई पैकेज देगी। गृह मंत्री कल आए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन कोई पैकेज की घोषणा नहीं की। उत्तराखंड के हाथ खाली हैं और इन विषम परिस्थितियों। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी से निकाले गए मजदूरों के समर्थन में हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर कांग्रेस नेताओं ने 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि 4 साल पहले निकाले गए मजदूरों की बहाली की जाए। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कंपनी के बाहर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि स्थानीय बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने भी इन मजदूरों की उपेक्षा करते हुए कंपनी प्रबंधन से साठगांठ कर ली है, जिसके चलते मजदूरों को बहाल नहीं किया जा रहा है और उनके परिवार को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। सत्यम ऑटो वाले पिछले 3-4 साल से अपनी मांग को लेकर वरुण वालियान के नेतृत्व में सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और हर तरह से कंपनी को जगाने का काम कर चुके हैं, लेकिन कंपनी जागने का नाम नहीं ले रही। और जिस तरह से मजदूरों के साथ 4 साल से संघर्ष सड़क पर बैठ के कर रहे हैं, आप समझते हो इनके परिवार की क्या हालत होगी, कैसे ये परिवार चला रहे होंगे। तो मुझे बड़ा कष्ट है इस बात का कि फैक्ट्री वाले और यहाँ का जनप्रतिनिधि दोनों सो रहे हैं। सत्यम कंपनी के एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट ने बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के घर बैठाने का काम किया है। बहुत लंबे समय से वो सब आंदोलनरत है। इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे उनके समर्थन में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैनेजमेंट, विधायक, इन सब की मिलीभगत से काम हो रहा है। सरकार मिली हुई है। इससे साफ जाहिर है कि विधायक जो है, क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जो है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर पैसे खाने का काम कर रहे हैं। मजदूरों को, हितों को बेचा जा रहा है, जिसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये धरना तो खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सल्ट विधायक महेंद्र जीना ने मृतक सरस्वती के परिजनों के घर जाकर 4 लाख की सहायता राशि दी है। आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने मृतका के परिजनों से मिलकर उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। साथ ही आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को सरस्वती देवी की खेत में जाते समय मलबे में दबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर सल्ट विधायक ने उनके परिजनों को राहत राशि सौंपी है। तो उत्तराखंड में आई आपदा ने किसानों को खून के आंसू रोने को मजबूर कर दिया है। कटने के लिए तैयार खड़ी फसलों के ऊपर कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि किसानों की हंसती खेलती जिंदगी वीरान हो गई। यहां तक कि अब उनके आगे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। फिलहाल एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। किसानों पर कुदरत की मार, कुछ तो मदद करो सरकार। खून के आंसू रो रहे किसान, कुछ नहीं बचा, बस सरकार से है गुहार। देवभूमि में कुदरत का कहर। ये तस्वीरें नहीं, किसानों के दर्द का सैलाब है जो उनकी फसलों पर कहर बनकर टूटी है। अपने खेतों में लहलहाती फसलों को काटने का इंतजार करते किसानों पर कुदरत का कहर कुछ यूं बरसा कि किसान
अब खून के आंसू रोने को मजबूर है। 2 एकड़ दीमक गई, मेरा लड़का बेरोजगार है, क्या खाएंगे हम, क्या करेंगे, हमारा और कोई रोजगार नहीं है सर। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई तबाही में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो है देश का पेट भरने वाला अन्नदाता किसान, जिसको कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। 4 जुताई हो गई हमारे खेतों में, उड़दी 1-2 हफ्ते हो गए थे काटते काटते, सुबह 7 बजे से लग जाते थे हम लोग 1 बजे तक। लास्ट में देखो पूरा खेत बह के चले गया हमारा। कालाडूंगी विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र यानी कि कमोला धमोला में लगातार हुई बारिश के कारण नदी नालों के पास रह रहे लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं। तो वहीं क्षेत्र के करीब 80% जनता जो खेती किसानी से अपना जीवन यापन करती है, उन सभी की लगभग सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हम बेरोजगार हैं, हमारी सब उर्दी बन गई, हमारा खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इसी से पलते हैं, यही रोजगार है हमारा। ग्रामीणों की माने तो अभी तक उनके बीच उनकी सुध लेने ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा उनके बीच झांकने पहुंचा। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत, जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इन सब चीजों से नदारद दिखाई दिए, जिसके चलते वहां के लोगों में खासा रोष है। कोई नहीं आए, एक पाठक जी आए हमारे यहाँ, बस हो गया। वो भी घर पे आए थे, किसी ने नहीं, आप लोग आए हो, कोई नहीं आया हमारे घर पे। सरकारी कर्मचारी कोई नहीं पहुंचा? नहीं आया, आज ही आए हो आप लोग। कोई जननेता कोई नहीं आया। बंशीधर भगत जी भी बोलते हैं हम ये है वो है, कोई नहीं आया हमारे यहाँ पे। कोई मंत्री आया हमारे घर, एक मनोज पाठक जी आए, वो भी घर में आए, खेत में नहीं आए देखने के लिए। हमारा कुछ रोजगार नहीं है सर, हम इसी से हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय सिजवाली कालाडूंगी के कमोला धमोला क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। साथ ही आपको बता दें कि अपने खून पसीने से सींची हुई फसल को अपनी आंखों के सामने पत्तों की तरह बिछी देख किसानों के आंसू छलक ही पड़े। महिलाओं ने रोते हुए सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द ही उनकी सुध ली जाए, नहीं तो उनके आगे निवालों तक के लाले पड़ जाएंगे। हालांकि ये गांव में हम लोग आए हुए हैं यहाँ, और मैं भी किसान हूँ। तो किसान की क्या पोजीशन होती है, रात और दिन एक करके, रात सारा मेहनत करके सब कुछ इतना महंगा बीज दवाई खाद लगा के बोते हैं हम लोग बोते हैं, और उसके बाद ऐसी आपदा आ जाए तो बहुत जीना मुश्किल है। इसमें सरकार को कुछ न कुछ इसमें अनुदान या कुछ इस वक्त मदद की ज़रूरत है। पूरा नहीं भी कर पाए तो कम से कम कुछ ना कुछ तो मदद करें, जिससे इनकी कमर सीधी हो सके और चूल्हे जल सके। आपदा के बाद आई बाढ़ ने किसानों के हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपदा के इतने दिनों बाद भी प्रशासन का आखिर कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने क्यों नहीं पहुंचा। फसलों पर बड़ी कुदरत की मार के बाद देश का पेट भरने वाले को सरकार कोई सहायता देगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। एनबी न्यूज के लिए नैनीताल से अमित चौधरी की खास रिपोर्ट। तो कुदरत की कुछ ऐसी मार किसानों पर पड़ी जिससे किसान अब खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। लेकिन अब सवाल यह भी है कि आखिर आपदा के इतने दिनों बाद भी कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा या शासन का नुमाइंदा आखिर इनकी सुध लेने क्यों नहीं पहुंचा। तो चलिए फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर काशीपुर विधायक और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक हरविजन सिंह चीमा ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के साथ स्थायी तटबंध बनाकर बाढ़ से स्थिति रोकथाम किए जाने पर चर्चा की। बता दें कि बीते दिनों पूरे प्रदेश में भारी बारिश के चलते ढेला नदी तुमडिया डैम से पानी छोड़ने के बाद ये नदियां उफान पर हो गई थी, जिससे नदी किनारे बस्तियों में बाढ़ आने का कारण नदी किनारे रहने वाले परिवार प्रभावित हुए थे। वहां रहने वाले लोगों के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और ढेला नदी से बाढ़ 12 लक्ष्मीपुर पट्टी में रहमत नगर से लेकर मधुबन नगर नागेश्वर मंदिर के पास तक तेज कटाव कर दिया था। ये बात कहना गलत है कि 20 साल बाद हमें याद आई। कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें हम यहाँ पर आते नहीं। हम वहीं से कह रहे हैं, मंदिर के पास, गाँव के पास, उसके पास
हमेशा हमारा ध्यान रहता है। और ये ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये काली बस्ती मीन्स गरीब बस्ती है। गरीब बस्ती होने की वजह से ये गरीब आदमी जो हैं वो थोड़ा बहुत इंक्लोजमेंट आगे करते रहते हैं और अपना रहने का व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे इन गरीबों को ना सरकार, ना हम, ना कोई यहाँ से उठाना संभव नहीं है। ये कटान जो इस साल हुआ है, इसके लिए पिछली बार कम से कम भी 20 स्पर बनाए गए थे, पैसा मंजूर किया गया था, स्पर बनाए गए थे। आज मैंने आकर के देखता हूँ कि एक साइड में 4-5 स्पर हैं सिर्फ, वो भी आधे आधे। जो 3 दिन आपदा आई है 18, 19, 20 को, इसमें जो काशीपुर है, ढीला नदी हमारी, उसके आसपास जो बस्तियां बसी हैं, जो लोग बसे हुए हैं, उनको काफ़ी अलर्ट जारी भी किया गया था प्रशासन द्वारा। और इसमें उनको 14 लोग को टोटल मैं बता दूं, इस एरिया से हम लोगों ने इवैक्यूएट किया था। तो और जो ढीला नदी है उसका काफ़ी कटान हुआ है, तो जिसको लेके इरिगेशन विभाग को ऑलरेडी बोला जा चुका है। तो देहरादून में संजीवनी संस्था के द्वारा CSI सेंटर में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के कारीगरों, कलाकारों और लघु उद्यमियों को रोजगार से लाभ पहुंचाना है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से कोविड-19 कारण कई उद्यमियों की बड़ी आर्थिक हानि हुई है। इससे उभारने के लिए उनके उत्पादों हेतु मंच प्रदान किया जा रहा है। मेले में उत्तराखंड के तमाम प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेले की आय का उपयोग उत्तराखंड में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि संजीवनी संस्था उत्तराखंड सिविल सेवा के अधिकारियों की पत्नियों द्वारा संचालित एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। वह महिलाओं और बालिकाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। साथ ही विराट निराश्रित आर्थिक रूप से असहाय बच्चों की शिक्षा में सहायता करना है। के उत्पादकों को प्रमोट करने के लिए संजीवनी संस्था की तरफ से एक स्टॉल और मेला लगाया गया है। इस कार्यक्रम में तमाम जो लोग हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने लोकल शिल्पकार हैं, जिन्होंने अपने स्थानीय चीज़ों को प्रमोट किया गया है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरलीन कौर सिद्धू हैं, संस्था की अध्यक्षा हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की चीज़ें इस कार्यक्रम में रखी गई हैं, इस प्रोग्राम में क्या क्या और चीज़ें रखी हैं, जिस तरह से उत्तराखंड की कई ऐसी चीज़ें हैं। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम, क्या क्या चीज़ें आपके द्वारा यहाँ पे रखी गई हैं, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? ये मेला ऑर्गेनाइज़ करने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम एक ऐसा अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म उत्तराखंड के आर्टिजन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, घर में जो लेडीज़ अपना सामान बनाती हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे ये कोविड की महामारी में जो भी बिज़नेस में नुकसान हुआ है उसका वो भरपाई कर पाएँ। बहुत अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, इसका हमने प्रचार भी किया है। हमारा पर्पस है कि उनका जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल हो, ताकि उनका बिज़नेस बेटर हो। और जो हम संजीवनी इससे अर्न करेंगे वो हम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए। त्योहारी मौसम है, इसमें कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिल पाएगा इस कार्यक्रम से? हमारा ये उम्मीद तो यही है कि बहुत लोग यहाँ आएंगे, और त्यौहार है, लोग अपने घरों को सजाना भी चाहते हैं, शॉपिंग भी करना चाहते हैं। तभी हमने ये कोशिश करी है कि इस जगह पे वो सब चीज़ें मुहैया हों जो कि दिवाली से पहले लोग ख़रीदना चाहते हैं अपने घर को सजाने के लिए। दिए भी हैं यहाँ पे, प्लांट्स भी हैं यहाँ पे, कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, सब कुछ है। इसलिए कोशिश तो यही है कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल पाए। यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं आपकी तरफ से, एक बहुत अच्छा पहल मानी जा सकती है। तो ये कौन कौन से लोग हैं जो इस स्टॉल में शामिल हुए हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए यहाँ पे आए? सभी उत्तराखंड के ही यहाँ पे आर्टिजन्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो घर में कैंडल्स बनाती हैं, दिए बनाती हैं, और सोप्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स बनाती हैं यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ। उत्तराखंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। यहाँ पे जितनी नेचुरल प्रकृति में जितना कुछ हमें मिलता है, अगर हम उसको यूटिलाइज़ करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये लेडीज़ ऐसा सामान बनाती हैं। वो प्लेटफॉर्म है। फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का स्टॉल लगा है, जेल से यहाँ पे स्टॉल लगा है। फॉरेस्ट वाले अपने मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, जो सभी के लिए लाभदायक हो सकते हैं। फिर और लेडीज़ हैं जो घर पे अपना स्टिचिंग का, निटिंग का काम करती हैं, वो क्विल्ट्स वगैरह बनाती हैं, वो सब यहाँ पे वो भी डिस्प्ले में है, सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरलीन कौर जी मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड की हर एक चीज़ को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खन्ना, ABN न्यूज़।
तो संजीवनी संस्था का फिलहाल उद्देश्य यही है कि आखिर उत्तराखंड की जो संस्कृति है किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि इसका उद्देश्य ये भी है कि जो रोजगार ठप पड़े हैं उनको भी किस तरीके से वापस पटरी पर लाया जाए। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हरीश खनेरा ने संजीवनी संस्था के सचिव रश्मि वर्धन से भी खास बातचीत की है। फिलहाल आपको दिखाते हैं। से देहरादून में एक स्टॉल एक मेले का आयोजन किया गया है। ये फेस्टिवल मेला है और इसमें तमाम जो उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट हैं उनका यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। इसमें खास बात ये है कि यहाँ उत्तराखंड की लोकल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए रश्मि वर्धन हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की चीज़ें इसमें स्टॉल में लगाई गई हैं और क्या मकसद है। मैडम स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम, किस चीज़ का जैसे जो स्टॉल लगाए हैं कि इसका क्या मंशा है इसके स्टॉल लगाने की? संजीवनी कोविड से परेशान और पीड़ित लोगों की मदद करना चाह रही थी। ये सभी घर से व्यवसाय करने वाले लोग हैं, छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं। इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि लोगों तक पहुँचें या भीड़ उनके पास आ सके और लोगों को पता चले। तो ये मंच उनको दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पूरे शहर के लोग इनके बारे में जानें, इनके सामान, इनके प्रोडक्ट के बारे में जानें। और हर प्रकार की चीज़ों को हमने लगाने के लिए दिया है। कुछ हमारे गैर सरकारी और सरकारी भी इसमें हैं। जेल के प्रोडक्ट्स बहुत आपने देखे होंगे, फर्नीचर्स भी हैं, बाकी ज्वेलरी और कपड़े हैं, मैट्स हैं, होममेड साबुन हैं, फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो इन सबको बुलाया गया है कि एक अपना निकलें, लोगों को उनके बारे में पता चले, उनकी चीज़ों को पता चले, तो वो उनसे खुद भी अप्रोच कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। और इससे हमारे राज्य को, उत्तराखंड राज्य का इकोनॉमी बढ़ेगी और इसको बहुत लाभ होगा, दोनों को ही लाभ होगा। 1.5 से 2 साल का गैप रहा है कोरोना के कारण, कई लोग अपना रोज़गार ठीक से नहीं कर पाए। कितना अहम मानते हैं आप इस पहल को? बिल्कुल, ये इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस तरह का जो हमने और आयोजन किया है एग्जीबिशन का, या मेला जो कह ले, मेला तो क्या एग्जीबिशन ही है। इन लोगों के लिए ही हमने ये किया है क्योंकि ये कोविड की वजह से 1.5-2 साल काफ़ी परेशान रहे हैं, उतना इनका बिज़नेस भी नहीं हुआ है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है उनको। तो ये लोग तो छोटा घर से बिज़नेस करने वाले लोग हैं, इनको तो ज़्यादा हमारी मदद की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने एक फेस्टिवल का टाइम है तो हमने इनको बुलाया, इनवाइट किया और बड़ी खुशी से ये हमारे साथ भी हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका अच्छा सेल हो और ये खुश होकर जाएं। रश्मि जी, जैसे कि अब खुद सरकार भी मानती है कि लोकल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, और आपकी ये पहल की जा रही है, जो स्थानीय चीज़ है, स्थानीय उत्पादक है, उनको प्रमोट किया जा रहा है, कितना अहम मानते हैं आप इसे? स्थानीय चीज़ को प्रमोट करना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपने लोगों को ही नहीं प्रमोट करेंगे, उनको नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे तो फिर क्या ही उनके बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहला तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारे लोकल लोग हैं या प्रोडक्ट हैं उनको हम जितना ज़्यादा हो सके बढ़ावा दें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के। तो ये था हमारे साथ रश्मि वर्धन, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि कोरोना काल के दौरान जिन लोगों का रोज़गार चौपट हो गया था उनको प्रमोट करने के लिए और उनको ठीक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है ताकि उत्तराखंड का जो लोकल चीज़ें हैं वो पटल पर आ सके। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खनेरा, NB न्यूज़। चलिए रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लालकुआं के निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुक्ता में पहुंचे बीजेपी नेताओं का जनता ने जमकर विरोध किया। जानकारी के मुताबिक बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और मंडल अध्यक्ष बिंदुक्ता पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने बीजेपी नेताओं का विरोध शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि बीजेपी नेता आपदा को अवसर बनाकर चुनावी दृष्टि से गांव का दौरा करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभावितों को राहत देने की बजाय सिर्फ हवाई बातें करके फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। बीजेपी नेताओं के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपदा की स्थिति का आकलन कर दौरे से लौटे सांसद प्रदीप टमटा ने सरकार पर खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर आपदा मंत्रालय बनाया गया है और इसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी भीषण आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि SDRF NDRF की टीम होने के बाद भी उनको समय पर राहत कार्य के लिए नहीं भेज पाई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई लोगों की जानें भी चली गई हैं।
लग रहा है कि राज्य सरकार की आपदा से निपटने की कोई रणनीति ही नहीं थी, इसलिए अंतिम दौर में जो इतना बड़ा संकट आया है, पिछले 100 वर्ष से ऊपर के इतिहास में इतनी भारी बारिश इस कुमाऊं क्षेत्र में आई है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से असफल हो गया है। चीज़ों अभी नहीं, भाजपा की सरकार पहले घोषणा करती थी, इसी का दावा था कि सबसे पहला देश में आपदा मंत्रालय बनाने वाला हमारे पास है। सवाल ये है कि जो हम पहले से भी मांग उठा रहे हैं कि आपदा की जो भारत सरकार की नीति के पास है, आपकी SDR और NDRF की जो टीम है, रिस्पांस टीम है, उसको समय पर पहुंचाने के लिए अभी भी आपके पास टीम है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस समय भी NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर होना चाहिए था, वहां सही समय पर न पहुंचने के कारण बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है, वो बचाई नहीं जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में भारत सरकार को अपने रिस्पांस टीम को घटना स्थल तक ले जाने के लिए किस तेज़ गति से ले जाया जाए, उसकी सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए, उसको ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। आपदा में सबसे बड़ा समय यही है कि सही समय पर लोग रिस्पांस टीम वहाँ पर। तो रुड़की में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में झबरेड़ा प्रभारी आदित्य ब्रजवाल और अपूर्व विधायक हरिदास ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 24 अक्टूबर को नेहरू युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम समेत उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राइन शिरकत करेंगे। 24 तारीख में हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, वो पहुंच रहे हैं और यहाँ युवा वर्ग को जोड़ने के लिए, युवा वर्ग को तैयार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने जो जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को दी है, उसमें हम पूरी तरीके से पूरे युवाओं को लेकर उधर जाएंगे। आगामी 24 तारीख को दिन रविवार को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी नेहरू स्टेडियम में पहुंच रहे हैं और एक युवाओं के सम्मेलन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है प्रोग्राम को कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उस सम्मेलन में पहुंचे और युवा बसपा के साथ है। इस मैसेज के साथ हमारे माननीय तो वहीं अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्रों ने आक्रोशित होकर कॉलेज परिसर में तालाबंदी कर दी। जानकारी के मुताबिक छात्रों का गुस्सा कॉलेज छात्र संघ चुनाव, स्नातक प्रथम सेमेस्टर के BSc BCom की सीटें बढ़ाने और सेल्फ फाइनेंस को समाप्त करने को लेकर था। छात्रों का कहना है कि कई बार ज्ञापन भी भेज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। छात्र नेताओं का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन मामला सरकार स्तर का होने के हवाला देकर छात्रों के बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन छात्र उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। कि छात्र संघ चुनाव की स्थिति स्पष्ट की जाए। यहाँ पर जितने मौजूद हैं सबके सब छात्र नेता और विगत 6-7 सालों से सबके सब यहाँ पर परिसर में छात्र छात्राओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये कल ही का हमने अखबार देखा तो 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक वहां पर कोई विश्वविद्यालय, इसका मुझे नाम अभी शायद याद नहीं आ पा रहा है, उन्हें 27 अक्टूबर को तिथि घोषित कर दी है और किसी भी परिसर प्रशासन का चुनाव परिसर प्रशासन ही मैनेज करवाता है। लेकिन इनके द्वारा हमें लगातार बरगलाया जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर हमें मरने के लिए, हमें यहाँ सिर फोड़ने के लिए हम इनके सामने बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं बाजपुर में मंडी समिति सभागार में धान खरीद को लेकर किसानों और राइस मिलर्स के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक किसानों ने राइस मिल मालिक के साथ अभद्रता कर दी, जिससे बैठक में हंगामा खड़ा हो गया, जिसको लेकर राइस मिल मालिकों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें कि बारिश से किसानों के धान की फसल को काफ़ी नुकसान होने के बाद धान खरीद को दोबारा शुरू करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यवान गर्ग ने कहा कि अगर किसानों ने राइस मिलर्स पर ज़्यादा दबाव बनाया तो राइस मिलर्स अपने कच्चे आढ़ती का लाइसेंस भी समाप्त करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने किसानों द्वारा की गई अभद्रता पर राइस मिलर्स से माफी भी मांगी है। किसानों के साथ आज मीटिंग थी जिसमें सारे राइस मिलर भी बैठे हुए थे, हमारे विभाग के SMI साहब भी बैठे हुए थे, मंडी के भी लोग थे, किसान भी थे, सारे राइस मिलर आए हुए थे। हमने सारा तय हुआ इनसे कि सारा धान हम आपका खरीदेंगे, कच्चे आड़ती में भी खरीदेंगे, पक्के आड़ती में भी खरीदेंगे, सेंटरों से भी खरीदेंगे, बराबर सारे मिल वाले खरीदेंगे। कुछ मिल वालों को इन्होंने तू मैं गाली गलौज करने लगे, इसमें यहाँ पर अफरा तफरी मच गई है। अब किसान यूनियन के साथ जैसे सहमति बैठेगी वैसे दोबारा मीटिंग करके सहमति बना के हम धान खरीदने के लिए तैयार हैं। कोई मिलर हमारा बाहर नहीं है और अगर कोई
कच्चे आड़ती की धमकी देंगे तो हम कच्चे आड़ती का सारे मिलर कैंसिल भी करवा सकते। एक लोग जो किया गुस्से में किसी ने निकाल दो कि बच्चे हैं बालक हैं, मैं उनकी ठीक नहीं है, वो गलत हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। ये निकाली है किसी ने, मैं तो सुनी नहीं है। अगर किसी बच्चे ने निकालती मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे, और बताओ इससे बड़ा क्या करूँ। थोड़े ये भी गर्मी में आ गए, किसान पहले दुखी हैं, फसल बर्बाद हो गई है, यहाँ ट्रालियों की लाइनें लगी हो तोल नहीं रहे, किसान दुखी होकर किसी ने गाली निकाल दी होगी। तो मैं उनको बच्चा हमारा उसको बताया कोई बात नहीं बेटा, गाली निकाल दी है तो क्षमा। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में वायरल फीवर का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे सीएससी में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। भरमार हो गई है मरीजों की सीएससी में। फिलहाल वायरल के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जिसको लेकर अस्पताल में लगातार डेंगू की जांचें की जा रही हैं। सीएससी अधीक्षक हितेश कुमार ने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण वायरल अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं अस्पताल में पहले से ही आइसोलेशन वार्ड को बनाया गया है। मरीज अभी पिछले करीब 15 दिन से जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है तो बढ़े हैं, लेकिन हम लोगों की कोविड की भी जांच करा रहे हैं साथ में, और डेंगू की भी जांच करा रहे हैं। तो ऐसा कोई कंफर्म हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है, ना डेंगू का ना कोविड का। मरीज जरूर बढ़े हैं और बुखार के मरीज आ रहे हैं लगातार, उनको पूरी दवाई दी जा रही है, पूरी जाँच की जा रही है। तो अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।